जम्मू कश्मीर की आवाज क्या, 370 और क्या, ये नारे लग रहे हैं जम्मू कश्मीर की विधानसभा में। विधानसभा सत्र का चौथा दिन सबसे ज्यादा हंगामेदार रहा और चौथे दिन विधायकों के बीच जमकर हाथापाई हुई, लात घूंसे चले, नारेबाजी के साथ साथ पोस्टरबाजी भी हुई। पूरी खबर आपको बताएंगे तफसील के साथ साथ कि आखिर क्या क्या हुआ जम्मू कश्मीर विधानसभा में। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि फैक्ट के साथ लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शहबाज। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला सरकार बनने के बाद विधानसभा सत्र बुलाया गया, जिसमें लगातार चौथे दिन भी हंगामा बरपा। विधानसभा में जमकर लात घुसे चले। सबसे पहले जरा इन 4 तस्वीरों के जरिए समझिए कि आखिर हंगामे की वजह क्या रही और बवाल इस कदर क्यों हुआ कि हाथापाई और मारपीट तक नौबत आ गई। दरअसल पूरा बवाल धारा 370 का बैनर लहराने पर हुआ। बताया जा रहा है कि इंजीनियर राशिद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 का बैनर दिखाया, जिसमें इसकी बहाली की मांग की गई थी। बैनर दिखाए जाने का विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने विरोध किया। इस पोस्टर को देखकर बीजेपी के विधायक भड़क गए। बीजेपी विधायकों ने खुर्शीद अहमद के हाथ से इस बैनर को लेकर फाड़ दिया। बस फिर क्या था, जो जंग जुबानी तौर पर शुरू हुई थी वो बैनर फटने के साथ साथ हाथापाई और मारपीट में तब्दील हो गई। जमकर मार कुटाई हुई, लात घूंसे चले, काफी देर तक हो हंगामा हुआ, विधायकों में धक्का मुक्की हुई। विधानसभा में हालात ऐसे बदल गए कि मार्शल को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। विधानसभा में हंगामा कर रहे विपक्ष के कुछ विधायकों को मार्शल ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। हंगामे की वजह से 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। 15 मिनट के बाद कार्यवाही फिर से शुरू की गई, लेकिन विधायकों ने धारा 370 की वापसी को लेकर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायकों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। काफी हो हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सदन में खामोश नजर आए, खामोशी के साथ बैठे नजर आए। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अब आर्टिकल 370 किसी भी कीमत पर वापस बहाल नहीं होगा। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर की खास स्थिति का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने अपना उल्लू सीधा किया और जमीन पर अवैध कब्जे किए। इस टिप्पणी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने भी जोरदार विरोध जताया। वहीं विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने कहा कि हमने बिल्कुल जमहूरी तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी के विधायक वेल में आ गए और यहां तक कि सेक्रेटरी के चेयर तक जा पहुंचे। ऐसे में हमें बीजेपी के विधायकों को विधानसभा से बाहर करने के लिए मार्शलों का सहारा लेना पड़ा। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीडीपी ने आर्टिकल 370 और 35A को दोबारा से बहाल करने का प्रस्ताव पेश किया है और इस बात पर भी बीजेपी के नेताओं ने इसका विरोध जताया। मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर को फिर से विशेष राज्य का दर्जा देने और साथ ही आर्टिकल 370 को बहाल करने का वादा किया था, जिसके बाद से लगातार इंजीनियर राशिद, महबूबा मुफ्ती समेत कई नेता आर्टिकल 370 की बहाली की मांग पर अड़े हुए हैं। तो वहीं इस मुद्दे पर नेशनल डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन नवनीत मिश्रा का इस मुद्दे पर क्या कहना है, उनसे बात की हमारे संवाददाता शौकत बेग ने। सुनिए जरा। जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों से लगातार सियासत जो है गरमाई हुई है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो 4 दिन से लगातार जो है असेंबली चल रही है और चारों दिन जो है जबरदस्त जो है गहमा गहमी असेंबली में देखने को मिल रही है और जबरदस्त शोर शराबा असेंबली में देखने को मिल रहे हैं। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नवनीत मिश्रा, जो कि चेयरमैन है एनडीपीपी पार्टी के। इनसे खुसूसी बातचीत करेंगे, इनसे एक्सक्लूसिवली जानने की कोशिश करेंगे इस सब के माहौल के बीच जो पकड़ा है। अभी सबसे पहले खैर मकदम नवनीत जी आपका करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्र है नवनीत जी, आपसे समझना चाहेंगे, जबरदस्त पॉलिटिकल गहमा गहमी अभी चल रही है, शोर हंगामा अभी असेंबली में चल रहा है, 4 दिन से लगातार ये सब चालू है, कैसे देखते हैं आप इसे? आप ही की बात करता हूँ, सिर्फ गहमा गहमी ही है, सिर्फ गहमा गहमी है। देखिए, चुने हुए नुमाइंदे हैं लोगों को, 10 साल के बाद इलेक्शन हुए, लोगों ने इनको चुन के भेजा, लोगों ने इनको एक भारी बहुमत से कश्मीर प्रोविंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस को और जम्मू प्रोविंस में बीजेपी को अपना बहुमत दिया और इनको अपना नुमाइंदा बनाया और लोगों ने वर्डिक्ट दिया कि आप हमारी जाके बात करिए। इन्होंने यहाँ पे असेंबली में आके इसको बनाया हुआ मुस्लिम मार्केट। आज हाथापाई तक बात पहुंची।
तो मुझे नहीं लगता कि ये लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। जैसे लग रहा है जैसे कोई गुंडागर्दी का अखाड़ा बना। 370 का रेजोल्यूशन पास हुआ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो था, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो निकाला था, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को पूरा करते हुए अपना वादा पूरा किया। बीजेपी को चाहिए कि उसके ऊपर बात, हंगामा करने से जो है वो किसी चीज का हल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो उसको चाहिए कि आप बैठ के बात करिए। अगर आप चाहते हैं कि 370 नहीं आना चाहिए, ठीक है, वैसे भी 370 में बचा कुछ नहीं। हम बार बार ये बात कहते हैं, बार बार, मेरे ख्याल से आपने मेरे कोई 10 इंटरव्यू किए होंगे। 370 ऐसा है कि एक कमरे में के बाहर 370 की तख्ती लगी हुई थी, अंदर से फर्नीचर उठा लिया, अंदर से सारी दीवारें खाली, सब कुछ खाली, सिर्फ बाहर 370 और 35 की तख्ता लगा हुआ था। बीजेपी ने वो 370 की तख्ती और 35 को हटा दिया। उसका लाना नहीं लाना कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसमें 3 चीजें जो हैं वो चाहे आप 371 करके दे दो, एक जमीनी है, एक नौकरी का। 370 की बिल की रिजर्वेशन को कल पास किया गया, जबरदस्त हंगामा बीजेपी की तरफ से उठाया गया। उसमें मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि अगर वो किया गया तो बीजेपी को चाहिए था कि डिस्कशन कर, वहां स्पीकर साहब ने इनको टाइम भी दिया कि आप इसके ऊपर बात करें। बात करने से हल निकलेगा ना। आप हंगामा करके वहां पे क्या निकलेगा? हंगामा करके आज किसी ने किसी के कपड़े फाड़े, किसी ने किसी को धक्का दिया, तो उससे क्या होगा? उससे कोई हल तो नहीं निकलेगा। तो असेंबली का मतलब ये तो है नहीं। असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल दायरा है, आप लोगों को चुन के भेजा गया है, आप लोग लोगों के नुमाइंदे हो, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो आप लोग ऐसा करोगे तो मुझे बताओ लोगों के सामने क्या मैसेज आएगा कि हमने किसको जिता के भेजा? मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा। बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्जाम लगाती है, पीडीपी बीजेपी पे इल्जाम लगाती है, इल्जाम का सिलसिला लगातार जारी है। आपसे समझना चाहेंगे 370 यहाँ 35 को यहाँ से हटा दिया गया, क्या आपको मानते हो कि 370 वापस आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो किस रूप में आना चाहिए वापस? देखिए, मैंने आपको बोला कि एक तो स्टेटहुड वापस चाहिए, वो हमारा पहला हर पार्टी का, हर लोगों का, हर कि ये प्रॉक्सी सरकार नहीं। 370 के लिए मैं 370 की बात वहीं पे आ रहा हूं। 370 इतना जरूरी नहीं है, तो हटाया गया। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि 370 इतना जरूरी, लाना वापस इतना जरूरी नहीं। उसमें जो 3 हक है हमारे, वो आप हमें वापस दे दो। आप उसका नाम 370 कर दो, 371 कर दो, दीनदयाल उपाध्याय योजना कर दो, हमें सब मंजूर। आप उसका नाम मोदी योजना कर दो, अरविंदर रैना योजना कर दो, कोई योजना बना दो उसको। आपका मतलब एक आदमी क्या होता है, जब आप किसी से कोई चीज छीन लेते हैं, जब वापस देते हैं तो आप समझते हैं हमारी बेइज्जती हो रही है। आप उसका नाम बदल के देते, जो हमारे हक थे उसमें, मेन हक उसमें था हमारा जमीनी हक, हमारा स्टेटहुड और हमारी नौकरियां। अब हमें ये 3 चाहिए, आप उसका नाम 370 दे दो, 371 दे दो। जब हिमाचल में है, असम में है, बाकी स्टेट्स में है, तो यहाँ क्यों नहीं? आपने हमारे से वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट छीना क्यों? पहले तो ये बताइए। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, क्या बीजेपी से ये सवाल करना जरूरी नहीं है क्या वो चाहते हैं? एक हैंडलूम की जॉब निकली, उसमें एक यूपी का लड़का और एक एमपी का लड़का, उसमें उसकी जॉब के लिए इंटरव्यू देने, और मेरे ख्याल से सिलेक्शन लिस्ट में नाम था उनका, बहुत वायरल हुई। क्या आप समझते हैं कि वो हमारे बच्चों का हक छीनने वाली बात नहीं? हमारे बच्चों का हक नहीं। जब हमारे लोगों का हक छीनोगे तो फिर सब खिलाएंगे ना। क्या जम्मू कश्मीर के लोग 370 35 के लिए हटने से खुश है? जम्मू के लोग नहीं, बीजेपी खुश है। जम्मू के लोगों में तो बीजेपी में फर्क है। जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं सिर्फ जम्मू के, कश्मीर तो खुश नहीं, कश्मीर बिल्कुल खुश नहीं, ठीक है। और बल्कि ये बात जम्मू वालों को समझनी चाहिए कि अगर 370 और 35 का सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो वो जम्मू, कठुआ, सांबा और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को होगा। क्योंकि कोई भी जमीन खरीदने आएगा कश्मीर में नहीं है। कोई भी जमीन खरीदेगा, पंजाब वाला सबसे पहले कठुआ के बाद जमीन खरीदेगा, फिर वो सांबा ढूंढेगा, फिर वो जम्मू जाएगा, फिर वो उधमपुर जाएगा। सबसे पहले अपने नजदीक क्या आएगा, कश्मीर को कौन जमीन खरीदने आएगा। तो हमारे हक भी जो छीने जाएंगे वो जम्मू प्रोविंस में पहले छीने जाएंगे। नौकरी भी कोई ढूंढेगा ना तो बाहर का आदमी आके प्रेफर करेगा कि मेरी नौकरी जम्मू प्रोविंस में लगे, कश्मीर में नहीं। तो जी जम्मू वालों को बात समझना पड़ेगी, चाहे वो बीजेपी के हों
चाहे वो बीजेपी के अलायंस पार्टनर्स हो, चाहे कोई भी हो। ये एनसी की और बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये लोगों के हाथ की लड़ाई है। तो आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा लोगों की लोग खुश नहीं है, कश्मीर के तो जाहिर सी बात नहीं है, लेकिन 28 नहीं 29 सीटें बीजेपी को जम्मू में मिली है। जब वो खुश नहीं है तो वो वोट नहीं करता। मैं बहुत बड़ी बात कोड करने लगा हूं, इससे हो सकता है जम्मू में मेरे खिलाफ नाराजगी भी हो। हिंदू मुस्लिम करके आप वोटिंग कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है? किसने? बीजेपी। सीधी तौर पे बात करेंगे, इलेक्शन तो हो गया ना, इलेक्शन वाला मुद्दा हो गया, इलेक्शन खत्म है, अब इलेक्शन मुद्दा नहीं है, अब साफ सुथरी बात करेंगे। हिंदू मुस्लिम की बात करके, हिंदू मुस्लिम का तांडव करके तो आप वोट लोगे। आप मुझे ये बताइए, क्या बीजेपी के पास जम्मू के लोगों को देने के लिए रोड मैप है? मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं, मैं नहीं कहता कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूं, ये भी नहीं कहता कि बीजेपी के सारे एमएलए खराब है या बीजेपी की पॉलिसीज खराब है, ये नहीं कहता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सारी पॉलिसीज ठीक है, पर जब तक आप लोगों की बात नहीं करोगे, देखिए 370 और 35A की बात बार बार आती है, तो जब पूरा मुझे बताओ, आप वोटिंग करवा लो इसके ऊपर यार, कोई आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है सेंटर के लिए, जो लोगों को चाहिए आप वही दोगे ना। जब जम्मू कश्मीर के लोग जो चीज मांग रहे हैं, स्टेटहुड मांग रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर का वादा है हमारे लोगों के साथ कि हम आपको स्टेटहुड देंगे। सरकार बन गई, सब कुछ बन गए, एलजी साहब ने भी 5 साल मजे लूट लिए, अब दे दो स्टेटहुड हमें वापस, करने दो पूरी तरह से, जो सरकार आई है उसको काम करने दो। अगर नहीं काम करेगी 5 साल के बाद लोग जूते मार के बाहर भगाएंगे। सीधी बात है ना, लोगों के हाथ में है ना। क्या मीडिया की रिपोर्ट्स जो जानती थी कि 42 सीट्स आएंगी एनसी को? नहीं, एनसी को खुद उम्मीद नहीं थी, एनसी को खुद उम्मीद 28 से 30 तक की थी। 30 भी बहुत बड़ा फिगर था उनके लिए, लोगों ने दिया, लोगों ने ये चाहा ठीक है इस बार चांस देके देखते हैं ये करते क्या। अगर वो अपने वादों पे पूरे नहीं होते तो मैं सीधा कह रहा हूं अगली बार इलेक्शन एनसी को जो है वो दांत खट्टे हो। भाजपा सख्त अल्फाजों में इल्जाम लगा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 का पाकिस्तानी एजेंडा चला रही है यहाँ पर। और एनसी देखिए, ना तो मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको पहले बोला दोनों जो है ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर आनाकशी कर रहे हैं। मैं जो उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं वो उसके ऊपर इल्जाम है। लोग क्या चाहते हैं कि कोई नहीं दे। बीजेपी को पूरे जम्मू प्रोविंस से वर्डिक्ट मिला 1 साइड, एनसी को मिला 1 साइड। इसका मतलब कि ये समझ जाना चाहिए कि जम्मू 1 साइडेड हो गया है, कश्मीर 1 साइडेड। एनडीपीपी का क्या रद्द-ए-अमल है इसमें? किसके ऊपर? 1947 से जो है पाकिस्तान का एजेंडा एनसी चला रही है। एनडीपीपी का क्या है? मैं उसी के ऊपर बोलूंगा कि आप ये नहीं कह सकते। देखिए, मैं सीधा बोलूंगा कि 1947 के बाद हम लोग जो हैं, हम लोग इंडियन गवर्नमेंट के साथ अलायंस हो गए महाराजा के मुताबिक, और ये जो 35 और 370 दिया हुआ था, ये एनसी का दिया हुआ नहीं है, शेख साहब का दिया हुआ नहीं है, ये महाराजा का दिया हुआ था, ठीक है। उन्होंने उसको आगे चलाया, और उन्होंने आगे नहीं चलाया मतलब वो आगे चलना ही था। और अगर मैं बात करूं, बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, हो सकता है इस पर इतराज भी हो, ये नहीं है कि आज ये लोग हुकूमत में हैं। मैं शेख फारूक अब्दुल्ला से बड़ा सेकुलर आदमी किसी को नहीं मानता। ये आप लोग भी जानते हैं कि फारूक अब्दुल्ला एक सेकुलर आदमी है। ये मेरी आज की बात नहीं है। जब 370 हटा, एक मीडिया उसमें ही एक लड़का था यूपी का, उसने अपनी कविता में ना कुछ बोला, हे महबूबा है फारूक, तो मैंने उसको ना रोका। मैंने बोला कि आप कभी महबूबा से उस फारूक से मिले हो? कहते नहीं। तो मैं फिर आप ये बात कोड मत करो कि वो पाकिस्तानी एजेंट है, आपने उनको पाकिस्तानी एजेंट बोला कि गलत बात है। मैं आपको बता दूं, मैं महबूबा जी के लिए तो कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा उनके साथ कोई इतना राब्ता है नहीं, मेरा फारूक साहब के साथ भी कोई राब्ता नहीं है। पर फारूक अब्दुल्ला सेकुलर आदमी है, उसके घर में चारों तरफ बात है। 370 बिल पास हो गई है, क्या एनडीपीपी समर्थन करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस? 370 बिल पे हम तो नहीं कह रहे कि हम समर्थन करेंगे, और हम स्टेट के लिए समर्थन। 370 पे क्यों नहीं, जबकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप ही के कहने के मुताबिक
कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी इज्जत समर्थन की मैंने कहा 370, मैंने 3 चीजें मांगी। उसका नाम 370 हो, 371 हो, चाहे उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय योजना हो। जैसे कल नारे लगे, कल मैं आज ही सुबह बात कर रहा था, कल नारे लगे जहां शहीद मुखर्जी हुए वो कश्मीर हमारा है। यार पूरा जम्मू कश्मीर बोलने में क्या एतराज था? ये बोलो जहां शहीद मुखर्जी हुए वो जम्मू कश्मीर हमारा है। आप मेरी बात को नहीं, मैं आपकी बात 370 पे समर्थन करेंगे नहीं? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब दूंगा। 370 पे हमें अगर वो 370 में वो चीजें तीनों मिल रही हैं जिसमें हमारा स्टेट्यूट है, हमारी जमीनी हक है और हमारी नौकरी है, फिर हम जो है हम 370 के फैसले हक में हैं। और अगर बीजेपी इसको 371 करके ले आए तो हम उसके भी हक में। हमें ये 3 हक चाहिए ना, उसका नाम कुछ भी, चाहे उसका नाम आप 370 ही रखो, पन्ना चाहे वही जिल्द वापस चढ़ा दो, चाहे नई जिल्द चढ़ा दो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें एनडीपीपी को वो 3 हक चाहिए, एनडीपी उसका समर्थन करती है। असेंबली में कल जय श्री राम के नारे लगे, दूसरी ऐसी ऐसी चीजें कही गई कि जो अनपार्लियामेंट्री लगती है। क्या आपको लगता है कि असेंबली में इस तरह की चीजें होनी चाहिए? ये मैं आज ही सुबह बात कर रहा था, हो सकता है कुछ और मांगा होता तो वो भी मिल जाता। जय श्री राम के नारे लगे, बहुत बढ़िया। एक हिंदू होने के नाते और एक सनातनी और हिंदू ब्राह्मण होने के नाते ये मजहबी जगहों पे भी मंदिर में मस्जिद में कोई अल्लाह अकबर बोले, मैं वही आप कोई रोक नहीं करता। मेरी बात सुनिए। असेंबली ऐसी एक चीज है जहां पर ये चीजें नहीं चलती है। वो असेंबली जो है वो भी मंदिर, पर वो अलग मंदिर है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मंदिर है। मैं बता रहा हूँ जय श्री राम के नारे लगे, बहुत अच्छी बात है, पर अगर कल को अल्लाह अकबर और नारे तकबीर लगे तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर वाहेगुरु जी का खालसा और वाहेगुरु जी के फतेह के नारे लगे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बीजेपी को ये तकलीफ देना होनी चाहिए कि अब नारे अल्लाह अकबर, नारे तकबीर और वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, ये नारे लगे, तकलीफ उस टाइम भी नहीं होनी चाहिए, फिर नारे वो भी लगेंगे। तो इसका मतलब आप उस जगह को एक मजहबी अखाड़ा क्यों बना रहे? मुझे बना कौन रहा है? बीजेपी। मैं सीधा बताऊं तो इस समय बीजेपी को बड़ा अहम रोल प्ले करना चाहिए था, और बीजेपी के इतने कद्दावर नेता हैं, कुछ तो चलो मैं कह रहा हूं ने है, नो सिखिया है, बीच में इतने इतने बड़े कद के नेता हैं, उनको बोलना चाहिए। मैं नाम लेके बोलूंगा, श्यामलाल शर्मा, सुजीत सिंह सलाथिया, मतलब ये वो लीडर हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 बार असेंबली अटेंड कर चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है और असेंबली क्या है। वो भी अगर इसका साथ दे रहे हैं तो फिर अफसोस। इनके आपस की तू मैं आम जनता इसलिए मैं बिल्कुल आपसे की बात से सहमत हूं कि अगर असेंबली ऐसे ही चल रही है तो इस असेंबली का कोई फायदा नहीं। इस असेंबली का कोई, मैं नहीं कहता कि ये लोगों का आई वॉश है, लोगों को धोखा दिया जा रहा है। एनसी ने, मैं सीधा तौर पर बोलूंगा, एनसी ने बिल पास करके ये दिखा दिया कि हमने जो वादा किया था हमने वो पूरा किया। अब 370 बिल पास करने से 370 पास तो नहीं हो गया ना, अब तो इन्होंने, मैंने गेंद उठा के डाल दी एलजी की जेब में कि अब मैंने तो बिल पास कर दिया, अब तू देख ले क्या करना है। अब एलजी उठाएगा डाल देगा होम मिनिस्टर की जेब में। ठीक है, तो उन्होंने अपना पलड़ा झाड़ दिया कि हमने तो 370 का बिल पास कर दिया, आगे अब सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी। वो ये भी जानते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब खत्म जिसने किया है क्या वो आपको देगा, कि वो भी जानते हैं कि नहीं मिलेगा। सिर्फ उन्होंने लोगों को दिखाने की जो हमने आपसे वादा किया था आधे को हमने पूरा कर दिया, अब आगे सेंट्रल गवर्नमेंट जानते हैं कि उन्होंने देना या नहीं देना। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है अगले साल दरबार को रिवोक किया जाएगा, जहां पर बीजेपी लीडर कहते हैं जम्मू के लोग खुश है दरबार में ऑर्डर नहीं होगा। बिल्कुल गलत है। जम्मू के लोग दरबार मुख से खुश हैं, दरबार मुख होना भी चाहिए। एक कल्चरल जिसको कहते हैं आदान प्रदान होता है, कश्मीर के लोग वहां जाते हैं, वहां जाके लोगों की व्यवसाय बढ़ता है, मकान किराए पे लगते हैं, तो मार्केट में खरीदो फरोख्त होती है। ठीक है, जब गर्मियों में यहाँ आते हैं तो गर्मियों में यहाँ पे आके तो बहुत सारे लोग जम्मू के जहाँ आते हैं, तो ये कोई गलत चीज नहीं बनाई थी महाराजा ने। ये नेशनल, ये चीज लोगों को समझना पड़ेगी। और
बीजेपी को भी समझना पड़ेगी कि ये चीजें एनसी की देन नहीं है, ये एनसी ने नहीं दिया है, ये एनसी का दिया हुआ चीज नहीं है, ये महाराजा की चीज है। भाई महाराजा को तो आप अपना मानते हो, आप कहते हो महाराजा हमारे हैं, तो महाराजा के दिया हुआ चीजों को तो एहतराम कर लो। ये तो महाराजा ने दिया, 370 भी महाराजा ने दिया। भाजपा का इसमें मानना है कि अगर इनको यहाँ पर सर्दी लगती है तो 6 महीने जम्मू में गुजारते हैं, बिल्कुल, जो हमारे निजाम है जो दरबारों के साथ करते हैं। देखिए सर्दी गुजारने के लिए तो जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो ऑफिसर्स और लीडर्स है वो तो वैसे भी जम्मू जा सकते हैं। जम्मू जाने के लिए कोई पासपोर्ट तो लगा नहीं है, वैसे भी जा सकते हैं। इसके लिए ना भाजपा मना कर सकती है, ना एनसी मना कर सकती है, ना एनडीपी मना कर सकती है, कोई भी जा सकता है। उससे जो छोटा मुलाजिम है, छोटा मुलाजिम जब जाता है वो अपनी फैमिली को लेकर जाता है। तो मैंने आपको पहले बताया कल्चरल जो है आदान प्रदान होता है, लोगों का आपस में उठना बैठना होता है, आपस में प्यार बढ़ता है। कई लोगों के रिलेशन ऐसे ही कश्मीर के और जम्मू के लोगों के रिलेशन डेवलप हुए, पारिवारिक संबंध बन गए, वो आज तक चल रहे हैं। तो ये चीज कोई बुरी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां अभी लड़ रही है या आगे भी लड़ेगी जी, तो क्या लगता है आपको ऐसे में आम लोग जो है उनके मसले हल होंगे? जो उन्होंने कहा था कि अभी सबसे ज्यादा मुद्दा जो है बिजली का है, पूरे जम्मू कश्मीर में हमारे रसोई गैस का है, जिस तरह से एमसी ने कहा कि 12 सिलेंडर हम कर देंगे या 200 यूनिट बिजली को हम फ्री कर देंगे उनको जो जरूरतमंद होंगे इसमें। हालांकि जम्मू कश्मीर में सारे ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जो बिजली बिल भी पे कर सकता है। तो ऐसे में इनके लड़ाने से जो इनका मैनिफेस्टो है वो तो पीछे ही रहता है। कब तक इंतजार करता रहेगा एक आम इंसान? मैंने वही बोला कि जब तक पूर्ण सरकार नहीं आएगी, जब तक एक स्थायी सरकार नहीं आएगी, उसको आप कहते हैं फुल मेजॉरिटी की सरकार स्टेट, जब तक स्टेट नहीं देगी तब तक क्या होगा कि जो बिल पास करते जाएंगे। अब जो 12 सिलेंडर का बिल भी पास कर देंगे, हम जो 12 सिलेंडर करेंगे उधर से गवर्नर साहब ना कर देंगे, फिर जो 200 यूनिट का बिल करेंगे तो उन्होंने बोल दिया 200 परिवारों को देंगे शायद। तो वो 200 परिवार आइडेंटिफाई कौन करेगा? मैं कहा सिर्फ 200 परिवार है पूरे जम्मू कश्मीर में जो बिजली का बिल। आप एक गांव में 600 परिवार, आप मेरे साथ सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाओ, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरे एक कॉन्स्टिट्यूंसी, छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी में चलो, उसके गांव पकड़ लेते 200 परिवार तो बाहर निकला है। तो जो किस लिहाज से आइडेंटिफाई किया गया 200 परिवार क्या है, इसकी कोई समझ नहीं है। मतलब ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है कि आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि आखिरकार जो है वो गरीबी से आपके एनालाइज के हिसाब से आखिरी सवाल हम करना चाहेंगे, क्या 370 वापस आएगा? अगर वापस आएगा तो लोगों का क्या फायदा रहेगा उसमें? जो हालात देखे जा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता 370 वापस आएगा। और अगर वापस आप कह रहे हैं आया तो फायदा क्या होगा, तो फिर तो वही है जैसे कि मैंने बताया कि जो मध्य प्रदेश का लड़का और यूपी का लड़का नौकरी ले रहा है, उसकी नौकरी लेने के लिए हमारे लोगों को हमारा। लेकिन ये बात भी आपको नहीं भूलनी चाहिए, 370 कैंडिडेट जब से हटा यहाँ पर पत्थरबाजी कम हो गई, लीडरशिप खिलाफ कम हो गया। इट्स नॉट ए 370, 370 की वजह से नहीं, उसमें आपको बीजेपी की तारीफ करना पड़ेगा, उसमें आपको बीजेपी का तारीफ करना पड़ेगा, उसमें आपको जम्मू कश्मीर की बीजेपी की जो 28 जीत के हैं उनके आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 लीडर्स को सैल्यूट करना पड़ेगा, एक हमारे देश के प्रधानमंत्री और दूसरे हमारे होम मिनिस्टर को, जिन्होंने यहाँ पे उग्रवाद की कमर तोड़ दी और पत्थरबाजी की कमर। यानी लोकल सरकार में ही ये सब होता है? हाँ? लोकल सरकार में ही ये सब होता है? नहीं, लोकल सरकार में नहीं। अब जो हो रहा है, जो परसों ग्रेनेड अटैक हुआ, ये अटैक में लगातार एक अलग नहीं, इसमें आप लोकल सरकार के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि लोकल सरकार के पास ना तो पुलिस है ना लोकल सरकार के पास ये आप ये कह सकते हैं कि जो बाहरी ताकतें हैं वो नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में स्थायी सरकार बने और जम्मू कश्मीर एक स्टेबल गवर्नमेंट बन के यहाँ पे काम करे। ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए, ये आप लोग भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, ये ओनली फॉर द डिस्टर्बेंस। सिर्फ प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर था, तब भी तो डिस्टर्बेंस किसी तरह की कम थी, पर रूल पेल्टिंग नहीं थी या फिर एनकाउंटर्स कहीं नहीं हुए, किसी गैर रियासती लेबर को नहीं मारा गया, एनसी की सरकार आ गई, ये सब होना शुरू हो गया। आप इसको देखें, आप इसको एनसी के साथ मत जोड़िए,
ये गलत है। नहीं हम एनसी के सर नहीं छोड़ रहे हैं, हमने कहा एनसी सरकार आ जाए, दूसरे देखिए मैं कह रहा हूँ लगातार मैं कह रहा हूँ कि एनसी की सरकार आ जाए चाहे किसी और की आती, चाहे बीजेपी की सरकार आती चाहे एनसी की सरकार आती, सिर्फ ये था कि मैं कह रहा हूँ कि बाहरी ताकत है जहां लोग, वो लोग जो जहां पे जम्मू कश्मीर में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं चाहते, पड़ोसी मुल्क हमारा जो है वो कभी नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर स्टेबल गवर्नमेंट चलाए, जम्मू कश्मीर में एक स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, अपना घर भूखा नंगा हो चुका है पर दूसरे के घर में तांग झांग को अभी भी नहीं छोड़ रहे। ठीक है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे, और ऐसी ताकतें कुछ और जो यहां पे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं चाहती, ये उनके काम है। जो ग्रेनेड अटैक परसों हुआ, मैं बताऊं कि मेरे ख्याल से मैं 100 मीटर पे थी मेरी गाड़ी जब ग्रेनेड हमला हुआ, 100 मीटर है। तो वो संडे मार्केट लगी हुई है, हो सकता है सरकार के फैसला ले लेगी अब संडे मार्केट नहीं लगाएंगे, हो सकता है ना। कमर किसकी टूटी? गरीब आदमी, गरीब आदमी, जो आदमी एक हफ्ते में एक दिन अपनी रेडी लगा के एक हफ्ते का खर्चा अपने घर के लिए जुगाड़ करता है, एक हफ्ता उससे खर्चा चलाता है, फिर एक हफ्ते के बाद संडे को आता है, वो 4 रुपए बिछाता है, बेचारा कपड़े बेचता है, सामान बेचता है, फिर एक हफ्ते का कमर उसकी टूटी। कमर ना आप जैसे की टूटेगी, ना मेरी टूटेगी, ना लीडर की टूटेगी, ना एनसी की, ना बीजेपी की, कमर उसकी टूटेगी। जिस तरह से कल होटलियर ने इसका विरोध किया कि एनडीपीपी सरकार, एनडीपीपी इसका विरोध करेगी, किस चीज का? टेररिस्ट अटैक्स जो 100%, 110% हम इस चीज के खिलाफ हैं। हम कह रहे हैं कि इसकी बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के उसके ऊपर कड़े कदम उठाने चाहिए, फोर्सेस को पूरे इख्तियार दे देने चाहिए कि इनको ढूंढ के निकालें। जैसे पहले इनके नाक में नकेल डाल के रखा था, वैसे ही नकेल डाल के रखा है। अगर इनको ऐसे छोड़ दिया गया तो ये तो हालत खराब हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री थोड़ा सा बूम पे आई थी। पिछले साल टूरिज्म हमारा अच्छा था, इस साल सर्दियों में अगर आप पता कर लें तो सर्दियों में टूरिज्म है ही नहीं। रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक ऑर्डर जारी किया है, जिसमें कहा गया है जिस घर में एनकाउंटर चल रहा हो, जिस घर में मेल्टन मिले, उस घर को ही सील करो, यानी उसकी प्रॉपर्टी बंद करो। इसको कहां तक कैसे आप? ये गलत है। देखिए, बंदूक के आगे किसी की नहीं। कल तो मेरे घर के अंदर बंदूक लेके 4 आदमी घुस आए, मेरे बच्चों को गन पॉइंट पे रखते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं नहीं हटता हूँ। मेरे पास सिवाय रोने के और सिवाय उनके आगे हाथ जोड़ के बैठने के कोई चारा नहीं हो। वो मुझे बोलेंगे रोटी बना, मैं रोटी भी बनाऊंगा। जिसने कभी चाय नहीं ना बनाई होगी वो रोटी बनाएगी। भारत सरकार को भी ये सब चीजें पता है, लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको, एक अपना जबरदस्ती ऑर्डर जो लोगों के ऊपर थोप रहे हैं? बिल्कुल ये ऑर्डर है आप किसी के, हाँ अगर वो आदमी उसमें शामिल पाया जाता है, वो फैमिली वाला, तो फिर उस फैमिली वाले को छोड़ना नहीं चाहिए। फिर तो उसका घर भी सीज करो, उसको भी अंदर ठोको, ठीक है, उसके एलाइड जो लोग हैं उनको भी अंदर ठोको। पर इसके लिए गवर्नमेंट के पास एजेंसीज है, गवर्नमेंट के पास सारा अख्तियार है, गवर्नमेंट के पास सारा सिस्टम है ये पता करवाने के लिए। ये नहीं है कि किसी के घर के अंदर मिलिटेंट घुस गया, आप बोलोगे उसका घर ही उड़ा दो, बंदे भी उड़ा दो उसके घर के। ये तो नाइंसाफी है। मुझे बताओ, कल को मेरे घर के अंदर, आपके घर के अंदर कोई ऐसा दहशतगर्द घुसा है, आप क्या कर पाएंगे? मुझे बताइए, आपके कैमरा में ज्यादा ताकत है उससे, वहां कैमरा नहीं चल रहा उस टाइम। बहरहाल नवनीत जी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दे दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ एनडीपीपी के चेयरमैन नवनीत मिश्रा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के करंट सिचुएशन पे हमसे एक्सक्लूसिवली बात की। कैमरा पर्सन मनोज गुप्ता, निशा कुत्ते। तो ये था विधानसभा में चौथे दिन हुए हंगामे के पीछे का फैक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। फैक्ट के साथ लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फैक्ट पोस्ट।